Morning everyone. Today we are going to start next topic, that is VSEPR, means वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो दी गई थी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो थ्योरी है सबसे पहले सिज्विक और पोवेल ने दी थी, लेकिन इसको और अच्छे से डेवलप किया नाइहोम और गिलेस्पी ने। जो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इसको दिया गया था कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इसकी शेप जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए ये थ्योरी दी गई। ठीक है, लेविस कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो लेविस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता है प्रॉपरली किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर ये बताया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे। थ्योरी किसने दी थी? पहले सिज्विक और पोवेल ने दी थी। उसको डेवलप जो है वो किया था नाइहोम और गिलेस्पी ने। ये क्या बताते हैं वो देखो, ये बोलते हैं कि कोई भी एटम है, यानी वो एक सेंट्रल एटम होगा, और इस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बता सकते हैं। ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उनमें रिपल्शन मैक्सिमम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन को हम कम कर सके, मिनिमम कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये बोला कि वैलेंस शेल जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल क्यों अज्यूम किया? क्योंकि जब वो स्फेरिकल होगा तो उस कंडीशन के अंदर, मतलब सेंटर एटम है और उसके सराउंडिंग में वैलेंस शेल जो है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। और जो स्फेरिकल शेप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। जब वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है शेप। दूसरा इन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसने ये बोला कि हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। फोर्थ, इसने ये अज्यूम कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं, वैलेंस शेल होता है, वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि स्फेरिकल जब ये होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बहुत कम रिपेल करेंगे। और लास्ट में इसने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हम किसी भी एटम की शेप बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है अगर हम एक से ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मींस एक मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, तो उन सब के ऊपर भी क्या लगेगी, वेस्पर थ्योरी अप्लाई होगी। अब देखो इसने क्या बताया कि हम जो वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो दो तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड हमारे पास लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है हम उनको बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं, यानी जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मींस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, जिनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो हमारा होगा बॉन्ड लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन शो करेगा, लोन पेयर। फिर उसके बाद में कौन आएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।
और सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में। तो जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बना लिया है वो क्या करते हैं, मिनिमम अट्रैक्शन शो करते हैं, और जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर वाले, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हमें करना क्या है, इन एटम्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि एटम को स्टेबिलिटी मिल सके, मींस इनके बीच में रिपल्शन क्या हो सके, कम हो सके। तो इस बेसिस पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया। एक तो वो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दूसरे वो जिनके अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, और दोनों की जो है अलग अलग शेप बताई। किसी में 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, किसी में 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, किसी में 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, उनको क्लासीफाई कर दिया 2 टाइप में, जिनमें एक में तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है और एक में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। और फिर बताया कि एटम्स जो है उनकी शेप कैसी हो सकती है। तो देखो हम बात करते हैं शेप की। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो देखना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट है तो किस तरीके की शेप हो सकती है। कोई भी एटम मान लो उसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स है, तो उसकी शेप कैसी होगी, इसको हम कैसे बता सकते हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो इस तरीके से कोई एटम होगा ए बी, ठीक है, मतलब ये तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया और ये क्या हो गए हमारे पास जो सराउंडिंग वाले एटम्स हैं वो, ठीक है। तो ये ए और ये बी, तो ये दोनों क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। कैसी हो गई इसकी ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। सेकंड मैं बोलूँ कि किसी के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स है तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया और ये हमारे क्या हो गए, सराउंडिंग वाले एटम्स हो गए। तो ये इस तरीके की जो शेप है हमारे पास वो कैसी कौन सी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी 2 बॉन्ड पेयर, मतलब एक और एक, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर है तो ये जैसे सराउंडिंग के एटम्स, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि किसी के अंदर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जब हमारे पास 4 है तो वो कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये देखिए, ये सेंट्रल एटम और ये साथ में क्या हो गए, सराउंडिंग वाले एटम, तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई हमारी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर 5 है तो 5 होंगे तो उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये देखना, ये ट्राइगोनल और ये बाईपिरामिडल, मतलब एक तो ये ट्राइंगल बन गया और ये ऊपर 2 पिरामिड्स बन गए ऊपर नीचे, तो ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये ए, ये बी, कुछ भी बी सी डी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं 6 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर है तो उनकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये 4 तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे और 2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर नीचे चले जाएंगे, ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे। तो इस तरीके की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ये मैंने जैसे बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो अब आपने क्या देखा कि जिनके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है,
तो अगर 2 होते हैं तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 हमारे पास है तो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 हमारे पास है तो ऑक्टाहेड्रल। 7 भी हो सकते हैं और 7 हमारे पास होता है तो वो बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है वो कैसा होगा हमारे पास, ये तो एक हमने क्या बना दिया, पेंटागन बना दिया, और ये ऊपर और नीचे ये 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास, पिरामिड्स आ जाएंगे। ये मैंने कोई भी जो एटम हमारे पास है उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये देखिए, तो ये कैसा हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ज्योमेट्री बनाई है, एक चीज़ और आती है, शेप और ज्योमेट्री। यहाँ पे जब हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो जो शेप होती है वो ही ज्योमेट्री होती है, या जो ज्योमेट्री है वो ही शेप होती है। शेप और ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है जब हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, अब देखो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ कैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसी शेप होगी, कैसी ज्योमेट्री होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि CH4 के अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। तो CH4 कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन जो है इनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हाइड्रोजन जो है इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स का नंबर कितना है, 4। तो ये कितना क्या आ गया, 4 बॉन्ड पेयर। जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो कैसी शेप या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाएंगे, ये कार्बन एटम ये सेंट्रल में आ जाएगा। यूजुअली वो एटम सेंट्रल एटम होता है जो एक होता है, सिंगल होता है। तो कार्बन एक ही है और हाइड्रोजन 4 है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, और ये इसके सराउंडिंग में कौन आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन गई हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर का नंबर 0 है। जब 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और हमने पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं IF7। देखना, IF7 जो है इसके अंदर सबसे पहले काउंट करते हैं बॉन्ड पेयर्स का नंबर। तो आयोडीन हैलोजन ग्रुप का है और इसके पास 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 7 हमारे पास फ्लोरीन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन हर आयोडीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड पेयर बनाएगा। मीन्स टोटल जो बॉन्ड पेयर है वो 7 बनेंगे, क्योंकि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 7 बॉन्ड पेयर हो गए। जब 7 बॉन्ड पेयर होते हैं तो हमारी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में आयोडीन सिंगल एटम है, ये सेंटर में आएगा, और इसके सराउंडिंग में ये 5 जो है वो फ्लोरीन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 5 तो फ्लोरीन एटम्स हो गए, और फिर उसके बाद 2 फ्लोरीन एटम रह गए, ये प्लेन के ऊपर और नीचे, ये 2 फ्लोरीन एटम। तो ये जो ज्योमेट्री है वो हमारी कैसी हो गई, पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। तो हमने क्या देखा कि जब बॉन्ड पेयर ही है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारे पास कैसी ज्योमेट्री आती है,
जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है या ओरिजिनल जो शेप है वो ही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे SF6। अब SF6 में आप देखना ये S, ये F और ये 6। तो SF6 में आपके पास क्या है, सल्फर सेंट्रल एटम होगा। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के नीचे ही आता है, तो इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो हर एक के साथ बॉन्डिंग करके कितने बॉन्ड पेयर बना लेगा, 6 बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो ये 6 बॉन्ड पेयर बन गए। अब ये 6 बॉन्ड पेयर जो है वो क्या करेगा, किसके साथ में बॉन्डिंग, कैसी शेप शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप शो करेगा। ऑक्टाहेड्रल में सल्फर सेंटर में, और बाकी ये देखो, ये तो सल्फर आ गया हमारा सेंटर में, और ये सराउंडिंग में कौन आ गए, फ्लोरीन एटम आ गए, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे भी कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। आप ये चीज़ तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता होगा कि सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रुप वालों के पास 1 होते हैं, सेकंड ग्रुप वालों के पास 2 होते हैं। फिर हम P ब्लॉक में चले, यहाँ से हम D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को नहीं बता सकते हैं। डी ब्लॉक के लिए तो हम दूसरी जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ेंगे, दूसरा जो मेथड है उसको स्टडी करेंगे। यहाँ से हम S और मेनली P की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उनके पास 1 होता है, सेकंड ग्रुप वालों के पास 2 होता है, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास 3 होते हैं, 14 के पास 4 होते हैं, 15 के पास 5 होते हैं, 16 के पास 6 होते हैं, 17 के पास 7 होते हैं, और 18 के पास 8 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। और इसी के बेसिस पर आपको बताने हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे बनेंगे। जैसे ये सल्फर है, ये कौन से ग्रुप का आता है, 16 ग्रुप का है। तो 16 ग्रुप वालों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का है, ठीक है। तो उसकी आउटर वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। जैसे ये रहा, यहाँ से देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का शेयर हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का शेयर हुआ, तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो जितने एटम यहाँ पे हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे और क्या बना लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री बना लेंगे, शेप बना लेंगे। और उतने जितने बॉन्ड पेयर हमारे पास निकल के आ रहे हैं उसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी शेप को बता सकते हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल लूँ, यहाँ तो हमने सिंपली क्या देखा, सिंगल एटम, सिंगल जो मोनोवैलेंट एटम है उनको हम देख रहे हैं। हो सकता है कि एटम जो है वो डाइवैलेंट भी हो, जैसे CO2। अगर मैं CO2 की बात करूं, ये CO2 कार्बन जो है इसके पास वैलेंस शेल में 14 ग्रुप का है ना कार्बन, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। अब ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन कैसा एटम होता है, डाइवैलेंट एटम होता है। और हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। मींस 2 ऑक्सीजन एटम 4 बॉन्ड की फॉर्म करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं उनके साथ 2 ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 के साथ ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं। हम यूजुअली स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो ऐसी देखते हैं ना, क्यों। एक और चीज़ यहाँ से जो ध्यान रखने की है, अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी हम उसको एक बॉन्ड पेयर ही काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, यहाँ भी एक सिग्मा है और एक पाई है।
तो हमेशा डबल ट्रिपल जैसा भी हो वो एक ही बॉन्ड काउंट होगा, उसके लिए एक बॉन्ड पेयर ही काउंट होगा। तो ये एक बॉन्ड पेयर और ये एक बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ टोटल? 2 बॉन्ड पेयर हैं। और जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो हमें पता है कैसी शेप होती है, लीनियर शेप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से CO2 जो है उसकी कैसी शेप बन जाएगी, लीनियर शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनके अंदर चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, उनके हमेशा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट होंगे बॉन्ड पेयर के अंदर। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो भी सिंगल बॉन्ड काउंट होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी सिंगल बॉन्ड ही काउंट होगा। जैसे CO2 वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा तो आपने क्या देखा, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं हुआ है कि ये 4 बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड, और ये क्या करेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कैसा एटम है, डाइवेलेंट एटम है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि डिफरेंट एटम्स जो है उनके अंदर सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और सराउंडिंग वाले एटम्स कैसे हैं। फिर उनके बेसिस पर बॉन्ड पेयर को काउंट करोगे और जितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप और ज्योमेट्री निकालोगे। 2 के लिए लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 जो है उनके लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल और 7 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को जिनके अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। थैंक यू।